नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अद्भुत होने वाला है। और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री बिजलाल खाबरी साहब, जो पूर्व सांसद रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। एक राजनीतिक बड़ा कैरियर रहा है। आज हम इनसे बात करते हैं इनके जीवन के बारे में, राजनीतिक स्ट्रगल के बारे में, लाइफ के बारे में, कि सांसद जी ने जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, इस बीच में किस तरीके के ऑब्स्टिक्स आए हैं, राजनीति में क्या लोगों को समझना और सीखना चाहिए। एक बड़ा कैरियर आपका पॉलिटिक्स में रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है कि एजुकेशन लाइफ से आपने स्ट्रगल किया हुआ है और स्ट्रगल करते हुए एक छोटे से गांव से निकलकर, जो कोंच तहसील में पाया जाता है, इसका नाम है खाबरी। आप खाबरी के नाम से ही मशहूर हैं। तो खाबरी एक गांव है जिस छोटे से गांव से आप निकलकर यहाँ तक आए हुए हैं। तो साथियों, आज हम माननीय सांसद जी से इस संबंधित डिस्कशन करना चाहेंगे और बातचीत करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। सांसद जी, जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया आपने। हम थोड़ा सा आपको आपके ऐतिहासिक पन्नों में लेके जाना चाहेंगे कि राजनीति में जो मुकाम आपने हासिल किया। बड़ा चौंकाने वाला मामला ये है सर कि आप बहुत छोटे से गांव से आते हैं और छोटे से गांव में जहां न शिक्षा का ये अभाव रहा। मुझे तो लगता है कि मैंने एक दो बार यात्रा आपके गांव की है, तो रास्ते और सड़कों का भी स्थिति बड़ी अच्छी नहीं रही है। और ऐसी जगह से जहां एजुकेशन का कोई बहुत ज्यादा सेटअप नहीं रहा है, जहां और उस दौर में जब ना आपने जन्म लिया, आपने स्ट्रगल किया, एजुकेशन से लेके, सड़कों से लेके, हर चीज बड़ी पुअर नजर आई मुझे। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी जीवन को आगे बढ़ाया वहां से, ग्रामीण क्षेत्र से। पहले तो मैं आपके इस चैनल जनमत को बधाई देना चाहता हूं और जो भी साथी हमारे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें भी आज बाबा साहब अम्बेडकर के 134वें जयंती के मौके पर उनसे यही उम्मीद करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में दिए अधिकारों की लड़ाई के लिए आप लोग बराबर संघर्षरत रहेंगे। और आज बाबा साहब की जयंती पर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सामाजिक गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए एक संविधान में हमें अधिकार दिया है। तमाम अधिकारों को हम जो आज़ादी का पीरियड है उसमें उपयोग कर चुके हैं। आज आपने जो पूछा है हमसे कि आपका राजनीतिक स्ट्रगल क्या है, कैसे आपको प्रेरणा मिली, तो आज मैं आपके इस जनमत के माध्यम से आपको और सुनने वालों को बताना चाहता हूं। मैं एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। बेशक हमारा परिवार शिक्षित और मध्य वर्गीय है। पिताजी किसान थे, विगत वर्ष वो हमें छोड़ के चले गए हैं। परिवार आज भी हमारा गांव खाबरी में रहता है। उन दिनों की एक घटना मेरे सामने आई थी। उस घटना ने हमें इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए मजबूर किया। ये देश राजा और रजवाड़ों का देश रहा है और राजा रजवाड़ों के जो क्षेत्रों में अनुयायी हुआ करते थे, जिन्हें हम सामंती कहते हैं, आज जमींदार कहते हैं, तो जमींदारी प्रथा थी, छुआछूत का बोलबाला था। उसी बीच में 61 में हम दुनिया में आए। शिक्षा दीक्षा प्राइमरी से शुरू हुई। बगल में गांव है हमारे खुदारी करके, वहाँ प्राइमरी स्कूल, वहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई प्राइमरी की। और आते आते हम 8 पास करने के बाद 9 में
9वीं कक्षा में कोंच आ गए। 9वीं कक्षा में जब हम कोंच आ गए तो थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ और गांव का जो माहौल था उस गांव के माहौल को समझ करके मन में आया कि हम लोटे पेटे कमजोर, जो हमसे भी कमजोर हैं, जिनके पास खेती पाती नहीं है, जिनके पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, बंधुआ मजदूरी किया करते थे। अभी बंधुआ मजदूरी एक तरीके से विलुप्त हो गई, खत्म हो गई है। अब लोग गांव से हटके शहरों में जाके मजदूरी करने लगे। तो जो बंधुआ मजदूरी थी तो हमारे ही समाज के लोग जो है बंधुआ मजदूरी किया करते थे। तो एक परिवार को एक सामंती ने हमारे ही सामने, हमारे परिवार के सामने उसको बेइज्जत किया। वो जब आया, हमारे पिताजी उस समय गांव सभा में सरपंच थे, शिकायत आई। मैं उनकी शिकायत को मैं डायरेक्ट नहीं सुन रहा था, लेकिन वो मेरे कानों तक आवाज आ रही थी। पिताजी ने कहा कि तुम बंधुआ मजदूरी करोगे तो मार खाओगे, आप बंधुआ मजदूरी छोड़ो, फिर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूं। हम लड़ाई लड़े तो मैं उसी दिन उनके घर जाके काम करना है, तो ये संभव नहीं है। मुझे वहां से कुछ सीख मिली और वो शिकायत करके बेचारे चले गए। हमें साइकिल लेकर के स्कूल जाना था, क्योंकि हम साइकिल से अप डाउन करते थे खाबरी से कोंच। जैसे ही साइकिल निकाल के बाहर आए तो वो परिवार के लोग दिखाई दिए। हमने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उस समय हमने उनसे कहा कि आप कैलिया पहुंचो, कैलिया हमारा थाना है जी, कैलिया पहुंचो, मैं कोंच से स्कूल का क्लास करके मैं आपके थाने आ जाऊंगा और थाने में आकर के तुम्हारी रिपोर्ट लिखाते हैं। ये हमने जब उस परिवार को कहा तो उसे राहत मिली और वो लोग पैदल चल के, यानी 6 किलोमीटर वहां से पैदल चल के थाने पहुंचते। हमको लगता है कि मई का लास्ट महीना चल रहा होगा, क्योंकि मई में के बाद फिर स्कूल बंद हो जाते हैं। मई के महीने में बहुत तेज गर्मी और लपट हुआ करती थी, आज भी हो जाती है। तो मैं साइकिल से कोंच से लेके केलिया तक 12 किलोमीटर है, उल्टी हवा में, क्यों पछाड़ चलती है, पछाड़ पश्चिम दिशा के हवाएं चलती हैं, तो साइकिल चलाना मुश्किल होता है बिल्कुल। तो उसको चलाते हुए मैं थाने पे पहुंचा, तब तक जाकर के बज गए 2। उस समय एज क्या रही होगी सांसद जी? हम उस समय लगभग 18-19 वर्ष। 19। जब वो पहुंचते हैं तो थाने का पहली बार दर्शन किया था। मंदिर बना हुआ है आज भी जी। और मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, बड़ा पीपल है जी। जितने भी फरियादी थे थाने के वो सब पीपल के नीचे बैठे। हमने साइकिल रोकी, हमारे गांव के जो लोग थे उनने हमें देखा तो हमारे पास आ गए। एक चौकीदार खड़ा था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि चौकीदार तक जाए गार्ड के पास। तो मैंने गार्ड के पास जाकर के पूछा, हमने दरोगा जी कितने बजे मिलेंगे? तो उसने कहा कि अभी तो सोए हुए हैं, 4 बजे मिलेंगे। तो पूरी लपट ये बुंदेली शब्द है, पूरी लपट हमारे सर से निकल गई बैठे बैठे इंतजार करते करते। 4 बजे जैसे ही हुआ और 4 बजे हमने जब दोबारा उससे कहा तो दोबारा जाके अंदर गया। मुंशी जहाँ बैठता है, मुंशी जी से उसने बताया गार्ड ने कि बहुत देर से एक लड़का खड़ा है, वो दरोगा जी से मिलना चाहता है। मुंशी ने हमको बुलवा लिया। जब हम वहां पहुंचे तो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाए। मुंशी ने हमसे पूछा, अपने गांव का नाम बताया, तो उसने कहा बैठो मैं अभी खबर कराता हूं। दरोगा जी के पास खबर पहुंची। दरोगा जी बिल्कुल मजबूत कटकाठी के, लुंगी लगाए जी आप बनियान पहने निकल के आते हैं। थाने के प्रांगण में तमाम पेड़ लगे हैं नीम के, उसके नीचे एक कुर्सी उनकी पड़ी, मेज पड़ी। वो बैठ करके उन्होंने चिल्लाया जोर से, पैरा कौन आया? मैं उनके पास पहुंचता हूं और जैसे ही पहुंचते हैं तो सामने कुर्सी पड़ी। अब बिना अनुमति के कुर्सी पे बैठना हिम्मत गवारा नहीं कर रही थी जी। तो देख करके दरोगा जी ने ऊपर से नीचे तक, तो अच्छा नेता बनोगे, बताइए क्या बात?
दरोगा जी ने नहीं बोला कि आपको बैठना है, बताइए क्या बात है। अपनी साहब गांव हमारा खाबरी है, वहां से आए हैं और हमारे गांव में हमारे एक परिवार के मान लो जाति के मान लो इनके साथ अन्याय किया है। मैं उनकी शिकायत लिखाने आया हूं। दरोगा जी ने उस पूरे परिवार को बुला करके, जब तक परिवार आया तब तक उसने पूछ लिया हमसे, तुम्हारा क्या नाम है। तो अंदर से एकदम से आया मन में कि मैं इसको तगड़ा जवाब दूं। मैंने बताया मेरा नाम ब्रजलाल अहिरवार है और चमार जाति से है। जहां इतना सुना तो दरोगा जी ने अपना वॉल्यूम कम किया और इशारा किया कुर्सी पे बैठने के लिए। मैं बैठ गया और धीरे से कहते हैं, यार तुम बहुत ऊंचे जाओगे, बहुत ऊंचे जाओगे तुम। मतलब उस समय उन्होंने ये कल्पना कर ली जी। तो उन्होंने साहब आपका आशीर्वाद है। पूरी बात सुनने के बाद उनका पहरे को फिर बुलाया, बोले तुरंत गाड़ी तैयार करो, खाबरी भेजो और उन सबको पकड़ के लेके आओ। हमने कहा अब हमें जाने दो, अगर हम कहीं यहाँ रुके रहेंगे तो फिर सारा का सारा खेल मेरे ही ऊपर जाएगा कि इन्होंने शिकायत की है। तो बोले आप जाओ और मैं जब तक इस थाने में हूं तब तक आपको डरना नहीं है, आप एक चिट पर लिख के भेज देना, वो भी काम हम करेंगे। उनका नाम हमें अच्छे से याद है, आज दुनिया में नहीं है। उनका नाम था आज स्वर्गीय लेखराज, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हौसला उस व्यक्ति से मिला वो आज भी काम कर रहा है। तो वहां से मेरी शुरुआत होती। उस समय सांसद जी उम्र बड़ी कम थी जब आप ये गए, आपका कितनी एज रही होगी उस समय? बताया मैंने 18 साल के बीच में। तो 18 साल की उम्र में जब आपने ये कहा कि कुर्सी पे आप नहीं बैठ रहे थे, तो क्या संकोच था? जातिगत संकोच था या अनुभव कम होने का संकोच था कि शिक्षा कम होने का क्या था? उस समय क्या फील हो रहा था? देखिए, एक वर्दी के सामने सबको भय रहता है और पहला दौर था, लेकिन अपने मनोबल के दम पर मैं वहां तक पहुंचा था। जब वहां वार्ता हुई, उस वार्ता के क्रम में जो हमारे मन को और ताकत मिली, उससे मैं आगे बढ़ा। आज भी बहुत सारे दलों के नेता जो उभर रहे हैं, होमगार्ड से बात करने में अपने को हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वो तो एक स्टेशन का अफसर था, लेकिन वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो लड़ाई वहां से हमने शुरू की और धीरे 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 फिर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आदत बन गई। इसी बीच में हम हाई स्कूल पास कर गए, इंटर पास कर गए और जब बीए में आए तो हमें उरई डीबी डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हम जी, तो आपका डिग्री कॉलेज में उरई में दयानंद वैदिक कॉलेज में एडमिशन हो गया। हाँ, ये बात है जी 82-83 की। जी, जब 82-83 में मैं बीए में एडमिशन लिया तो चूंकि मन तो बन चुका था, माइंड तो बन चुका था अन्याय खिलाफ लड़ाई लड़ने का। यहाँ आकर के देखते क्या है डिग्री कॉलेज में कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के साथ बड़ा अन्याय है। यहाँ पर जो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे उसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये स्थिति थी, ये स्थिति डिग्री कॉलेज की थी। आए 1 साल तो इधर उधर हमने कमरा लेके रहा, लेकिन 1 साल के बाद जब सेटल हो गए तो मैं हॉस्टल में चला गया। रामनगर ईदगाह के पीछे अनुसूचित जाति के लिए एक छात्रावास बना हुआ है, आज भी हॉस्टल है वो। वहां पे हमने एडमिशन लिया और छात्रों के साथ रह करके जब भी डिग्री कॉलेज के चुनाव होते थे तो हम लोग गोलबंदी करना शुरू कर दिए। और 2-3 साल के बाद हमें अच्छे से याद है 1985 में 85-86 का सत्र चल रहा था, तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक मीटिंग किया और हमारे जो भाई थे छात्र सजाती बंधु और शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के, इनके बीच में जब बात शुरू हुई तो इस
मिथ्या को भी हमें हटाना था कि ये किसी सामान्य वर्ग के ही व्यक्ति का हिस्सा नहीं है। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिया है। हम भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। जब ये फैसला हो जाता है कि चुनाव लड़ेंगे, तो हमने 85-86 का छात्र संघ का चुनाव लड़ना तय कर लिया और नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद उस जमाने के बैड एलिमेंट कह लो, उन्होंने दवा बनाना शुरू किया। किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जी। दवा बनाना शुरू किया जी। बैठ जाइए। तो हम लोगों ने फिर कहा अगर हम जब तक नामांकन वापस की तारीख नहीं निकल जाती तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, और तारीख निकलने के बाद हम चुनाव लड़ेंगे। हमने पर्चा वापस नहीं किया और 85-86 का पहला चुनाव डिग्री कॉलेज का एज ए शेड्यूल कास्ट, एक जो बंदिश थी उसको तोड़ते हुए चुनाव लड़ा। तो मीन्स पहले व्यक्ति आप थे शेड्यूल कास्ट में चुनाव लड़ने वाले? पहले व्यक्ति हम। अच्छा, इससे पहले किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने दयानंद वैदिक स्कूल में चुनाव नहीं लड़ा? लड़ाई हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इस तरीके के हालात हुआ? इस हालात में कोई बोलबाला था कुछ अराजक तत्वों का। हमारे नजर के सामने भी लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले। उनका मुकाबला करने के लिए अगले वर्ष फिर हमने ये निर्णय लिया था। मेमोरी में सारे लोग हैं, उनके चेहरे भी मेरे सामने हैं, लेकिन हम उनके नाम लेकर के कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दौर की बात। लेकिन वो दौर था। 85-86 में पहली बार चुनाव लड़े, 461 वोट हमको मिला। 86-87 में फिर हम चुनाव लड़े बहुजन छात्र मोर्चा बना करके। फिर हमको इर्द गिर्द इसी के 475-80 के इर्द गिर्द आके रह गए। आरएसएस का बोलबाला था, हर बार आरएसएस बन रही थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी बनने जा रही थी। बहुजन छात्र मोर्चा के हिसाब से हमने तय किया कि हमें हर हाल में अब आरएसएस को उखाड़ के फेंकना है। तो फैसला लिया हमने कि हम तो नहीं जीत पा रहे, लेकिन हम अपने बैकवर्ड के साथी को अगले बार लड़ाएंगे और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड मिलकर के आरएसएस को दयानंद वैदिक महाविद्यालय से बाहर करेंगे। और इस काम में हम सफल हुए। जब हमने ये फैसला लिया तो लगातार हम 3 वर्ष पिछड़ी जाति के साथी को वहां का अध्यक्ष बनाया। जब चौथी बार हमने सोचा, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, हमने सोचा कि हम 3 बार इनको अपना सहयोग दे चुके हैं, शेड्यूल कास्ट के सारे वोट इकट्ठा करके दिए हैं, तो क्या बैकवर्ड से हमारा रिश्ता बन पाया 3 साल में? जी, कुछ बैक मिलने वाला है क्या? जब हमने ये सोचा तो हमने कहा अगले बार अपने आदमी को लड़ाएंगे, हम देखेंगे बैकवर्ड हमारा साथ दे रहा कि नहीं दे रहा। जी। तो जब हमने चौथी बार अपने आदमी को लड़ाया, अपने साथी को लड़ाया, जी, तो हम फिर वहीं खड़े हैं, डाक के 3 पात, हम फिर उस 400 के आसपास खड़े हो गए। वो सपोर्ट नहीं मिला, बैकवर्ड का सपोर्ट नहीं मिला और हमारा कैंडिडेट फिर हार गया। फिर हमने कहा इस लड़ाई से हम आगे निकल गए। आगे निकल करके तब तक मान्यवर कांशीराम साहब का एक मूवमेंट सामने आ गया। तो जब मूवमेंट सामने आया तो उस मूवमेंट में हम काम में लग गए। बहुजन छात्र मोर्चा भी कांशीराम जी के उस विचारधारा के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जब मूवमेंट मजबूत हुआ तो हम उस काम में लग गए और लगातार हम ग्रामीण क्षेत्र से कांटेक्ट में आए। बच्चा जानने लगा कि ब्रजलाल कौन है। चलते चलते एक दिन वो आया कि हम बसपा के तमाम पदाधिकारी बनने के बाद, तमाम जगह चुनाव लड़ाने के बाद, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 84 में बन चुकी थी, तो उसके साथ तमाम जगह काम करने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब के सानिध्य में आ गए। और उनके सानिध्य में आने के बाद हमें 1999 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला ले लिया, तमाम विरोधों के बाद, क्योंकि उस समय मिलीजुली सरकारें थी, हमारे एमएलए भी बन चुके थे। जीवन की बड़ी लंबी कहानी है। तो जो एमएलए थे वो भी हमारे पक्ष में नहीं थे उस समय जब हम 99 में टिकट लेके आए। लेकिन
एक हौसला बुलंद था, क्योंकि क्षेत्रीय पब्लिक के बीच में, क्षेत्रीय साथियों के बीच में हम काफी जगह बना चुके थे। और अंत ये हुआ, कांशीराम साहब के सामने जब मेरा विरोध होने लगा तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ तुम हरा देना। मैंने उसको चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया। और 1999 में जब हम चुनाव लड़े तो तमाम प्रकार की समस्याओं को सामने देखते हुए भी हमने लड़ाई लड़ी और हमारे लोगों ने हमें बड़ी उम्मीद के साथ लोकसभा में भेजा। जब हम लोकसभा के सदस्य बन गए, जब पहली बार मैं अपने गांव गया तो गांव की जो हालत थी वो कोई हमसे अपरिचित तो थी नहीं। उस समय हमारे क्षेत्र में ना तो सड़कें थी ठीक से, ना बिजली का संचार था। लेकिन ये दो काम हमने लिए थे कि जब तक हम अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल नहीं बना लेते, हर एक गांव को बिजली नहीं पहुंचा देते, तब तक हमारा काम अधूरा ही माना जाएगा। और हमने लगा करके, क्योंकि हमारे आसपास लगभग 22 गांव ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड, 22 गांव में बिजली और सड़क का काम शुरू कराया और 5 साल में जितना कर सकते थे उतना करके दिया। हमने अपने खुद के गांव को सड़क से जोड़ा। हमारे यहाँ जब तक हम सांसद नहीं बने थे तब तक हम लोग पानी बरसते कीचड़ में आते थे, गर्मियों में इतनी गहरी धूल उगती थी उससे निकल के आते थे। जब हम सांसद बने तब सड़क बनी है, तब हमारे गांव में बिजली गई है। हमारी गांव सभा में भी इस समय तक कुछ नहीं था। क्या हमसे पहले सांसद नहीं बने? बहुत सारे लोग बने, विधायक बने, लेकिन किसी का हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन आज सरसब्ज हैं। हमने जो शुरुआत की है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। लोगों ने उदाहरण दे दे करके कि खादी जी बने थे तब तो इतना काम हो गया था, आप क्यों नहीं कराएंगे? तो लोगों पे दबाव बना और आज सड़कें भी ठीक हैं, एक उदाहरण बने, बिजली भी ठीक है, शिक्षा के तरफ भी हमने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, वैसे भी कहा है शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का यही एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो इन चीजों को शुरू से लेकर आज तक हम ध्यान दे रहे, कहीं भी रहें इन पे हमारा फोकस रहता है। सांसद जी, 1999 में आप एज अ पार्लियामेंट के लिए टिकट हुआ आपका। वो दौर जो था वो मायावती जी का नहीं था। उस दौर में काशीराम साहब थे, उन्होंने टिकट आपका किया था। और लेकिन उस दौर में मुझे लगता है कुछ आपके बसपा के कुछ विधायक भी थे, तो विधायकों को कोई कोऑपरेट नहीं था आपके साथ? नहीं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय विधायकों का कोई कोऑपरेशन नहीं था मेरे साथ, बल्कि विरोध और विरोध यहाँ तक किए हैं कि कांशीराम साहब के सामने ये मामला गया तो उन्होंने डांट के भगा दिया, बोले जाइए, मैंने उसको हराने के लिए लड़ाया है, अब वही चुनाव लड़ेगा। तो मैं भी कसम खा के आया था कि मैं जीत के आऊंगा वरना नहीं आऊंगा, और हमने उसी तरीके से काम भी किया। तो उस समय तो बसपा का दौर आ चुका था। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां बसपा उदय हुई है। यहाँ के लोगों ने बसपा को फ्रॉम द बिगिनिंग में काफी सपोर्ट किया। यहाँ से अकबर अली साहब विधायक भी बने, 1 और 2 टाइम विधायक बने, बसपा को लेके मंत्री भी बनाए गए, कैबिनेट। तो एक कहीं ना कहीं जनता का यहाँ एक सपोर्ट तो रहा है बसपा की तरफ। देखिए, यहाँ पर हकीकत में माननीय कांशीराम जी का जो मूवमेंट था उस पर जमीनी काम हुआ है, और उस काम को जो करने वाले थे, जो कराने वाले लोग थे, उनमें एक नाम आज भी चमकता है। भले ही वो दल में नहीं है, वो अब बुद्धाचार्य हो गए हैं, आदरणीय बाबू रामाधीन जी। चूंकि वो डिग्री कॉलेज में बाबू थे और स्कॉलर काउंटर को देखा करते थे, तो हम लोग जितने भी शेड्यूल कास्ट के छात्र थे उनसे कनेक्टिविटी इसलिए हो जाती थी कि हर बच्चे को छात्रवृत्ति चाहिए थी कॉलेज से, और बिना उनसे मिले ये काम आगे बढ़ता नहीं था। तो उन्होंने जिस तरीके का हम लोगों के बीच में एक विचार छोड़ रखा था, और उनके विचार के आधार पर जनपद जालौन से बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई। हमें अच्छे से याद है कि पहला खाता अगर किसी
जिले ने खोला था, किसी विधानसभा ने खोला था, तो वो है हमारी कोंच विधानसभा, जिसमें मेरा गांव आता है। जी। वहां से शुरुआत हुई थी। उसमें पहले एमएलए के रूप में आदरणीय चैन सुख भारती जी बहुजन समाज पार्टी के एमएलए बने थे। पहला खाता उनसे खुला था और वहां से लेकर के एक दशक बहुजन समाज पार्टी बुंदेलखंड में तमाम एमएलए को बना चुकी थी। एक बार तो यहां तक पहुंचे हम कि 21 में से 14 एमएलए बीएसपी के थे बुंदेलखंड में। इतना अच्छा प्रदर्शन था उस समय। 21 सीटें थी बुंदेलखंड में, आज वो 19 रह गई हैं, 19 रह गई, कुछ लेकिन 21 में हम 14 जीते। तो बेशक बहुजन समाज पार्टी के लिए बुंदेलखंड बहुत उपजाऊ राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें नो डाउट। जी। अब परिस्थिति बड़ी परिवर्तित हो गई साहब। लोगों का ये वो रहता है कि सांसद जी ने राजनीतिक यात्रा बसपा से शुरू की, बसपा ने बहुत कुछ सांसद जी को दिया, वो सांसद बने एक आम व्यक्ति से। सांसद बनने के बाद एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका एक अलग स्थान रहा है। फिर बसपा को छोड़ना, पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, लोगों के कई एलिगेशंस इस पर आपके पास आते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या रीजन रहा है इसके पीछे? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन था, उनको अगर हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, आज उनका फोटो देखते हैं तो लगता है कि एक युग का अंत हो गया है। माननीय कांशीराम साहब ने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, देश भर में घूमने के बाद उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड ही क्यों चुना? पहली शुरुआत उन्होंने यहां से क्यों? जी। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे दल कास्ट के लोग हैं, यहां तक कि हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है, जहां से वो चल के यहां तक आए थे। लेकिन उन्होंने अध्ययन किया कि बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले देश में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड के लोग हैं, मानने के साथ साथ वो संघर्ष करने वाले लोग। जब संघर्ष करने वाले लोग हैं, दोनों चीजें उन्हें यहां मिली, तो यहां से उन्होंने शुरुआत कर दी। अब जहां तक आपने जो पूछा है कि आपको सांसद बनाया, सब किया, लेकिन आपने पार्टी क्यों छोड़ी? हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई पार्टी के अंदर। कांशीराम साहब का जो मिशन था, उस मिशन से जिन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था, उनकी दूरी हो गई। कांशीराम साहब कहा करते थे अपनी बड़ी बड़ी मीटिंगों में, 100 लीटर दूध में 1 नींबू काट के डाल दो, दूध का नाम बदल जाएगा, वो दही बन जाएगा। ऐसे ही हमारे मिशन में, उसमें कांशीराम साहब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जैसे ही नारा लगा, पार्टी और मिशन का रूप बदल गया। बदले हुए स्वरूप में, मैं बहुत गहरे में नहीं जाऊंगा, बदले हुए स्वरूप में कांशीराम साहब के अनुयायी लोग सेट नहीं हो पाए। हम अकेले नहीं हैं, सेट नहीं हो पाए। उनमें मैं भी एक आता हूं। हमें अच्छे से याद है कि 2014 का चुनाव चल रहा था। 2014 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, क्योंकि 9 का चुनाव में लड़ा नहीं था। 8 में जब राज्यसभा में चला गया तो 9 का चुनाव नहीं लड़ना था। 14 में जब मुझे फिर से चुनाव लड़ाया गया, उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, और नेतृत्व के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी। उन्हें मैं कह करके हल्का नहीं होना चाहता हूं, कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में मेरा एक सुझाव था। जब उस सुझाव को मैंने नेतृत्व के सामने रखा, बहन जी के सामने रखा, तो थोड़ी देर तो उन्होंने उस पर सोचा। सोचने विचारने के बाद उन्होंने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद जो मेरे साथ उनका बातचीत का जो लहजा था पुराना, वो धीरे धीरे कठोर होता चला गया। तो बुजुर्गों ने कहा है, काम उस जगह करना चाहिए जहां मन मिले।
मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां मनभेद हो जाए वहां फिर नहीं रुकना चाहिए। और ये स्थितियां आई और इन स्थितियों को देखते हुए हमने फैसला किया कि घर में बैठा तो जा नहीं सकता है, हमें बहुजनों की सेवा करनी है, हमें लोटे पिटे लोगों की मदद करनी है, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो देखना पड़ेगा। और बात आगे बढ़ी, हमने मन बना लिया और मन बनाने के बाद जिस जगह पर हम हैं आज, कांग्रेस की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद उन्होंने एक लाइन हमसे बोला कि तुम्हारे जैसे 10 भाई तैयार हो जाएं तो कांग्रेस का काम आगे बढ़ जाएगा। हमने फैसला लिया और फैसले तक हमने बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी को कानों कान खबर नहीं लगने दी कि हम दल छोड़ के जा रहे हैं। वो भी दिन याद है, मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था। 9 अक्टूबर को मैं झारखंड के बीएसपी के कार्यालय में परिनिर्वाण दिवस मना रहा था और उसी दिन हम बात करके 10 तारीख को दिल्ली जा करके जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे पार्टी के कांग्रेस के उस समय, गुलाम नबी आजाद, अध्यक्ष थे राज बब्बर जी, उनके बीच में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तब से लेकर के आज तक कांग्रेस की पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच में तमाम उतार चढ़ाव आए हैं लेकिन मैं स्टिल होकर के काम कर रहा हूं। बीच में नेताजी आपको कुछ 11-12 महीने पार्टी से अलग किया गया था, आप शांत बैठे रहे, इंतजार किए, पार्टी बसपा में बैक हुए, आप कुछ दिन काम किया, तब आपको मुझे लगता है राज्यसभा सदस्य का नॉमिनेट किया गया था। तब भी कमान मायावती जी के पास ही थी। वो दौर था 2007 का। जी। 2007 में हम पूरे तरीके से मुतमईन थे कि बुंदेलखंड में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसी तरीके से साल भर से काम कर रहे थे। तो हमारी जो उस समय विधानसभा की 4 सीटें थी, इन 4 सीटों में से कालपी और उरई, जिन प्रत्याशियों को हमने चयनित किया था अपने उससे कि ये इस बार जीत जाएंगे, उरई में उस समय गुप्ता बिरादरी का व्यक्ति था, क्योंकि यहाँ पर जो लीडरशिप थी वो गुप्ता जी के हाथ में थी, बाबूराम जी के में, जो आज दुनिया में नहीं है। बाबूराम उन्हें टिकट नहीं मिला था तो मुझे लग रहा था कि मैं पार्टी से किसी वैसे को लड़ा करके ये बसपा के खाते में लाएंगे। कालपी विधानसभा में हमने जिसको लड़ाना चाहा था, उनके पिताजी इस प्रदेश में सरकार में कृषि मंत्री रहे, साल भर ये लोग काम कर चुके थे। अचानक बुला करके इनके टिकट काट करके किन्हीं दूसरे लोगों को देने की बात आई तो मुझे लगा कि इनके साथ अन्याय होगा। भैया हम खुद अन्याय किसी के साथ करें तो ये हमें नहीं समझ में आता है। तो हमने कहा नहीं, हम सहमत नहीं है। 2 दौर बात करने के बाद बहन जी ने 2 दौर तो हमारी बात मानी, तीसरे दौर में उन्होंने हमको एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बोले आप घर बैठो, हम इन दोनों को नहीं लड़ाएंगे। रीजन क्या रहा, रीजन तो सब जानते हैं, जगह जगह चर्चा रहती है, लेकिन उन रीजनों को नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन जब दोनों लोगों के टिकट कट गए तो हमने थोड़ा सा आपत्ति जाहिर की। उस आपत्ति के चलते हमें घर बैठा दिया गया और हम घर बैठ गए। 3-4 दिन बाद हमें निष्कासित कर दिया गया। उस निष्कासन में हमने अपने से छोटा भाई भी खोया और चुपचाप घर बैठे, क्योंकि हमारा मन नहीं था कहीं इधर उधर भटकने का। मैंने कहा आज नहीं तो कल, जब समझ में आ जाएगा, सत्यता जानकारी हो जाएगी, तब बुला लेंगे। और वही हुआ। 2008 में हमको बुलाया, फिर से काम में लगाया। झारखंड का हमको प्रभारी बना दिया। झारखंड का प्रभारी के बाद झारखंड में चुनाव थे, मैं लगातार काम कर रहा था। एक दिन अचानक बहन जी का फोन आ जाता है। उस दिन मैं अच्छे से याद है कि झरिया एक जगह है और बहुत खूंखार और आतंकवादियों का क्षेत्र है।
झरिया नक्सली क्षेत्र है। तो झरिया में 8 बजे के लगभग मैं मीटिंग कर रहा था, फोन आता है, बोले कहाँ हो? हमने कहा मैं झरिया में हूँ। बोले झरिया तो नक्सली एरिया है, रात में यहाँ क्या कर रहे? तो मैंने कहा काम है, आपने काम दिया है तो नक्सली हो चाहे पुजारी हो, सबके बीच में काम करना है। सही बात, काम कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, काम के बाद जब खाली हो जाओ तो मेरे से बात कर लेना। अगले दिन मैंने बात किया, पूछा उन्होंने कब आ रहे हो इधर? तो हमने कहा अभी तो नहीं आएंगे, दीपावली में आएंगे। 6 दिन बाद दीपावली थी। बोले अच्छा ठीक है, दीपावली के टाइम पे जब आप आओ तो मुझसे मिलके जाना। वैसे तो 10-15 दिन रह लेते, लेकिन मिलके जाना तो 2 ही 3 दिन बाद, दीपावली खत्म करने के बाद जाना ही था, क्योंकि जानकारी हो गई। तो जब हम मिलने गए उनसे तो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें राज्यसभा भेजना चाहती हूँ, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं वे सब तुम्हारे से विरोध। उस समय भी आपका विरोध था वहां? तगड़ा विरोध था। तो मैंने कहा जी बहन जी, दुनिया विरोधी बनी रहे, आपने अगर आपका साथ है, आपका सानिध्य है, आपका हाथ है तो मुझे चिंता नहीं है। बिल्कुल। बोले मेरा तो है ही है। तो मैंने ठीक है। जी 10-12 दिन के बाद नोटिफिकेशन होता है, मुझे बुलाया जाता है। जैसे ही पट्टी चलती है टीवी पर, ब्रजलाल खाबरी राज्यसभा में भेजे जा रहे हैं, तो निश्चित है, स्वाभाविक है, जिनका हमसे अच्छा संबंध नहीं है, विरोधी है, उनके पेट में दर्द होना शुरू। बिल्कुल। और हुआ। लेकिन हमें इन सब की चिंता नहीं रहती, आज भी नहीं है। राजनीति में एक पक्ष में खड़ा होता है तो दूसरा पक्ष खिलाफ खड़ा होता है। उसका अगर डर हो जाएगा तो फिर राजनीति नहीं कर पाओगे। आज भी हम उस दौर से गुजर रहे हैं, आज भी हम दिलेरी के साथ अपने काम में लगे हैं। अभी 7, 8, 9 हमारा अधिवेशन था अहमदाबाद में, मैं गया पार्टी का काम को बढ़ाने के लिए। आज भी हम दल की बात कह रहे हैं, दल के साथ खड़े। सांसद जी, उस समय जब बहन जी ने आपको, मायावती जी ने आपको राज्यसभा बनाया या नॉमिनेट किया, कई लोगों से ये डर भी था कि बात पूछेगी तो चीजें बदल जाएंगी, एक केंद्रीय नेतृत्व आपको मना कर रहा है। अच्छा, उस दौर में भी सतीश चंद्र मिश्रा जी थे पार्टी में? जी हाँ। तो उनका कितना हस्तक्षेप था? उनको लेके अलग अलग भ्रांतियां चलती रहती हैं लोगों के बीच में, और उस समय भी थे, आज भी वो हैं। काफी लोगों को तो पार्टी से हटाया गया, उनको बैक नहीं बुलाया गया, और आप सब लोग मतलब एक तरीके से रूट कार्यकर्ता रहे, जड़ वाले रहे, जड़ वाले कार्यकर्ता हटे हैं। क्या इनकी जड़ आप लोगों से ज्यादा मजबूत थी जो अभी तक हिली नहीं? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैमरे पर नहीं आती जी, है ना। आज इतना ही कहेंगे कि जो साहब कांसीराम जी ने जो एक उदाहरण दिया था, एक कढ़ाई में 1 से लेकर 100 लीटर दूध है, अगर 1 नींबू काट के डाल दोगे तो दूध का नाम बदल जाएगा। वही आज राजनीति में है। जो हमारा मिशन मूवमेंट था वो 15 और 85 का था जी। जब बात 85 इकट्ठे होने की आई, इकट्ठे होकर के सरकारें बनाने की बात आई, तो उन 15 में से फिर इन्होंने जो शामिल किया है वो कुछ ना कुछ तो करेंगी अपने लिए, और करना भी चाहिए भाई। जब हम अपने लिए कर सकते हैं, हम दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़ों की बात कर सकते हैं, तो वो भी तो अपने लिए कर सकते हैं। ये कमी हमारी है। कांसीराम जी ने तो नहीं रखा, कांसीराम जी ने तो नहीं रखा, उनको तो दूर रखा। सीधे नारा दिया था उन्होंने 15 और 85 का, और उस नारे के आधार पर ही हम जो बिखरा हुआ समाज है, 7,461 जातियों में बटे समाज को इकट्ठा करने की बात आई, 4,743। तो जी इनको जब इकट्ठा करने की बात आई तो एक उन्होंने मिशन बनाया था ना, एक लक्ष्य बनाया था कि हमारा ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य के आधार पर हम इनको इकट्ठा करके और राजनीतिक हिस्सेदारी दे करके शासन और सत्ता में अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाएंगे, और उसमें वो सफल रहे। तो मिश्रा जी, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। मिश्रा जी को तो राजनीतिक रूप से कम देखा जाता है, ये माना जाता है
कि बसपा में एक अच्छे लॉयर के रूप में काम कर रहे हैं, वो सारी फाइलों को मैनेज करते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तो कोर्ट तक ये अच्छे वकील हैं। बहन जी को ज्यादा जरूरत पड़ती है उन्हें एज अ वकील, एज अ लीडर कम इस्तेमाल करते कि जिन राजाओं महाराजाओं का वजीर अच्छा रहा जी। उनका शासन बहुत अच्छा है, जी। और जिन राजा महाराजाओं का वजीर गड़बड़ है वो शासन वो ज्यादा देर तक नहीं चले, वो शासन नहीं कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को कलंकित जी कराते रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे। नहीं, आपकी बात में दम है, और आपने ये कहा कि वजीर पर काफी डिपेंड करता है, तो अच्छा वजीर रहा है उसने जिस हालात पर पहुंचा है। क्या लगता है बसपा छोड़कर आपने समाज कांग्रेस ज्वाइन की सर, कांग्रेस में भी आप पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, हालांकि कार्यकाल थोड़ा कम मिल पाया आपको, इसमें भी कुछ चीजें अलग नजर आई होंगी आपको? देखिए, मान्यवर कांशीराम जी ने जो लड़ाई छेड़ी थी 15 और 85 की, तो उसकी बयार तो पूरे देश भर में है, हर दल में है। आज जिस दल में हम हैं, जिसका कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें हमें मौका दिया, और मौका मिलते ही, क्या यहाँ विरोधी नहीं है? यहाँ पे तो, वहां तो एक है, यहाँ तो अनेक है। हालात वैसे ही यहाँ पर है, हालात वही हैं। लेकिन हमारा जो नेता है जी, कांग्रेस के जो नेता हैं जी, आदरणीय राहुल राहुल गांधी गांधी बेशक ईमानदार नेता हैं, दूर दूर तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। उनकी जो सोच है वो फिर एक बार मान्यवर कांशीराम साहब के सोच से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। लेकिन उनको तो गुजरात से 2 साल की सजा भी दे चुका है कोर्ट, तो ये उसी का पार्ट है कि अभी 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 एक कांशीराम से हटे, अब ये दूसरा कांशीराम कहीं पैदा ना हो जाए। ये जनगणना की बात को लेकर के, जातीय जनगणना की बात को लेकर के कांशीराम जी का कंसेप्ट ले लिया, और जब जातीय जनगणना देश में होगी तो निश्चित उनके हक और अधिकार की भी बात आएगी। यही बात को तो लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ी है, और उनकी मुहिम छेड़ते ही जो हमारे साथी हैं उनने एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। एक तरफ सब छिटके हुए दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें देश को बचाना है, और दूसरी तरफ खुद में छिटके छिटके नजर आते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। तो ये कैसा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। दांत दिखाना और वो करना, गाल फुलाना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। गाल फुलाएंगे तो दांत बंद हो जाएंगे जी, और दांत दिखाएंगे तो गाल नहीं फूल सकते। राहुल गांधी जी की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी अपने फ्यूचर के लिए नहीं, देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके लिए लड़ रहे हैं, और देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान से पूरे देश के दबे कुचले उपेक्षित लोगों को जो राहत मिली है, जो संरक्षण मिला है, वो राहुल गांधी उसको जिंदा रखना चाहते हैं। उनके साथ उनकी आवाज जोड़ करके चलना। लेकिन राहुल गांधी जी का सीधा कंपटीशन इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो तो बड़े मजबूत नेता माने जा रहे हैं वर्तमान समय में भारत के, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी तो अपने आप को विश्व गुरु होने की भी घोषणा करते हैं। बड़े ऐसा स्ट्रगल करना पड़ेगा उनके सामने, बड़ी हास्यास्पद बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी का मुकाबला देश के प्रधानमंत्री से नहीं है, देश की उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था को आरएसएस चलाना चाहे। देश में जो आरएसएस की विचारधारा है वो फिर से उस रामराज को लाना चाहती, जिस रामराज को बाबा साहब अम्बेडकर ने झेल करके उखाड़ के फेंका है। बाबा साहब अम्बेडकर माहौर तालाब में पानी नहीं पी सकते, कुत्ता और बिल्ली जाकर के उसमें नहा सकता है। उस सड़ी गली व्यवस्था को अपनी आंखों से देखे, अपने ऊपर हर चीज को झेला, और झेलने के बाद उन्होंने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उस लड़ाई को बढ़ा करके यहां तक लाके खड़ा कर दिया कि संविधान दे करके हमें हक और अधिकार सिखा दिया। सांसद जी, राम के साथ तो कांग्रेस भी है,
क्योंकि ये राम को हार्ड एंड फास्ट यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्ट यूज कर रहे हैं। अगर 1992 की लड़ाई देखी जाए या इससे पहले का मामला देखा जाए तो सत्ता में कांग्रेस थी, तभी ये बाबरी मस्जिद जैसा कांड हुआ है। कहीं ना कहीं राम के सपोर्ट में ये भी खड़े हुए थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व आया या जिस तरीके का मामला 92 में हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस तो बहुत ज्यादा बोल रही है। देखिए, हम राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रामराज की बात कर रहे हैं। हम अयोध्या के राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस रामराज की बात कर रहे हैं जो गले में हंडी टकी थी और पिछवाड़े में झाड़ू बंधी थी। हम उस रामराज की बात कर रहे हैं। ये उस रामराज को लाना चाहते, ये अयोध्या के राम और मथुरा के कृष्ण को नहीं लाना चाहते, वो तो ऑलरेडी है ही है। वैसे भी कहते हैं, रामायण में लिखा है कण कण में भगवान व्याप्त है। हम ये कप लिए हैं, इसमें भगवान व्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, हमारे इस शो में आए और आपने अपने विचारों को सबके सामने रखा है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इस पेज को भी फॉलो करिए और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए लोगों में। थैंक यू वेरी मच।